हेलो स्टूडेंट, पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है ना। तो देखिए, आपकी साइंस का चैप्टर है 12 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या आपको पता है यह चैप्टर कितने अंक का है? और इस चैप्टर से कल की जो एग्जाम होने वाली है 21 मार्च को, तो उस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं बताता हूं आपके लिए। तो देखिए, जो आपका ये चैप्टर है 12, ये आपका टोटल 6 अंक का है। कितने अंक का है? टोटल 6 अंक का है। इस चैप्टर में से आपको 5 क्वेश्चन कल की एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन तो आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चैप्टर 12 है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आएंगे। ठीक है ना। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब उनका कैसे पता चलेगा? अब आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर के जितने भी आपके संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जो चुंबक होती है, उस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहां पर होता है? चुंबक के अंदर होता है, या फिर चुंबक के ध्रुवों पर होता है, या फिर चुंबक के बाहर होता है, या फिर चुंबक के चारों ओर समान होता है? तो देखिए, आपको पता होगा इसका आंसर तो कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक चुंबक के ध्रुवों पर होता है। कहां होता है? चुंबक के ध्रुवों पर। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक वहां होता है जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी सघन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या सर्वाधिक कहां होती है? चुंबक के ध्रुवों पर होती है। ठीक है ना। तो ध्रुवों पर ही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन आगे होगा समझ में। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है? चुंबक के ध्रुवों पर होता है, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती हैं। ठीक है, पास पास होती हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन होंगी, वहां पर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? ओवरलोडिंग हो जाए तो ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? हमारे घरों में विद्युत आ रही है, तो अगर ओवरलोडिंग हो जाए यानी जितनी हमको विद्युत चाहिए उससे ज्यादा हम विद्युत लें, तो फिर क्या होगा? ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है। तो देखिए, केवल वोल्टेज का बढ़ना, केवल वोल्टेज बढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों का जलना या फ्यूज का उड़ना, ये होगा, या फिर विद्युत मीटर का खराब होना, या फिर परिपथ का टूटना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? खतरा क्या है? ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है? नहीं है। खतरा क्या है? विद्युत उपकरणों का जलना, विद्युत उपकरण जल जाएंगे और फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब रहेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? आइंस्टीन ने खोजा था, ऑरस्टेड ने खोजा था, फैराडे ने खोजा था, या फिर न्यूटन ने खोजा था? तो याद रखना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है ना। तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। ये मत सोचना कि ये साधारण बोर्ड को देख करके आप भाग जाए। आप साधारण बोर्ड को देखकर भाग जाएंगे, परंतु इस बोर्ड पर आपको वो चीज पढ़ाई जाएगी जो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है ना। तो साधारण बोर्ड को देख करके भागना नहीं है, थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए
थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, यहाँ पर इतना समय नहीं लगेगा क्वेश्चनों को चेंज करने में। अब देखिए कितनी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए ज्यादा समय लगा क्वेश्चन को आने में नहीं, 2-3 सेकंड में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? जो विद्युत फ्यूज होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है हमारे घरों में? विद्युत उपकरण को चालू करना। विद्युत उपकरण को चालू करने वाला कार्य थोड़ी होता है विद्युत फ्यूज का। विद्युत उपकरण को चालू करने का कार्य किसका होता है? स्विच का होता है। स्विच को दबाएंगे तो विद्युत उपकरण चालू हो जाएगा। दूसरा देखिए, विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखना। ये ऑप्शन तो फिर भी राइट है कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो क्या कार्य करता है? विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। अगर विद्युत परिपथ में कोई ओवरलोडिंग हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये विद्युत जो फ्यूज होता है ये पिघल जाता है, जिससे की वजह से हमारे घर के उपकरण खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। वो सही ऑप्शन देखिए, विद्युत ऊर्जा का माप करना नहीं, विद्युत ऊर्जा माप करना नहीं। विद्युत धारा को नियंत्रित करना नहीं, विद्युत धारा को नियंत्रित करना इसका कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखना, ठीक है ना। वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अब विद्युत जो चुंबक होता है वो किसका बनाया जाता है? कठोर लोहे का बनाया जाता है, या फिर नर्म लोहे का बनाया जाता है, या फिर तांबे का बनाया जाता है, या फिर निकल का बनाया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक को नर्म लोहे से बनाया जाता है। याद रखना, विद्युत चुंबक को किससे बनाया जाता है? नर्म लोहे से बनाया जाता है, इसलिए वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है? डेसिबल? नहीं, ये तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। वेबर? नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है ना। न्यूटन? नहीं, ये तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। ओरस्टेड? बस ओरस्टेड बचा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ओरस्टेड होता है, इसलिए द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युन्मय तार होता है। हमारे घरों में 2 तार आते हैं, एक विद्युन्मय तार आता है और एक उदासीन तार आता है, ठीक है ना। अब विद्युन्मय तार यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, और न्यूट्रल तार जिसको हम अर्थ वाला तार बोलते हैं। तो विद्युन्मय जो तार होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, काले रंग का होता है, हरे रंग का होता है, या फिर नीले रंग का होता है? तो देखिए विद्युन्मय तार हमेशा लाल रंग का होता है। विद्युन्मय तार कैसे रंग का होगा? लाल रंग का। जो लाल रंग का जो तार है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है न्यूट्रल तार होता है, उस पर काले रंग की परत चढ़ी होती है, तो हम बोलेंगे उसको काले रंग का होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, विद्युन्मय तार कैसा होता है? लाल रंग का। और जो न्यूट्रल तार, जो उदासीन तार होता है, वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी कंजूसी मत दिखाइए, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चित्र में दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बल की दिशा किधर होगी? दाईं तरफ होगी, यानी दाईं तरफ इधर होगी, बाईं ओर यानी बाईं ओर इधर होगी, या फिर कागज के बाहर की ओर आते हुए, यानी ये जो कागज है तो इसके बाहर की ओर आते हुए होगी, या फिर कागज के भीतर की ओर जाते हुए कि कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी, ठीक है ना। अब ये समझिए, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपको याद है?
वाम हस्त नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ की तर्जनी, ये तर्जनी बोली जाती है, ये मध्यमा और अंगूठे, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाया जाए कि ये तीनों परस्पर कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और जो ये मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रवाहित करे, तो जो ये मुड़ा हुआ जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ही लगाना है। देखिए मैंने आपके सामने 3 ये उपकरण ले लिए हैं, ठीक है, 2 पेन है, 1 मार्कर है, ठीक है ना। अब इसके अनुसार आपको बल की दिशा बतानी है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा कैसे किधर होगी, तो देखिए ये आपको माइंड लगाना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है उस दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा ऐसी जा रही है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है। अब तीसरा लंबवत हमको ऐसे रखना है, तीनों परस्पर आपस में लंबवत होने चाहिए। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और इन दोनों के मध्य भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो है ये बताएगा चुंबकीय यानी बल की दिशा को, किसको बताएगा, बल की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है ना, और विद्युत धारा प्रवाह की दिशा इधर है, तो ये बल बताएगा, ये इधर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यानी जैसे हम इसको यहाँ पर रखें तो बल किधर लगेगा, इधर, यानी अब आपको पता चल रहा है वो किधर लगेगा, इधर, यानी जो कागज है कागज के भीतर की ओर, ठीक है ना। तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए बल की क्या होगी, दिशा होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका द ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसा ही है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर ही आधारित है, ठीक है ना। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अब यहां पर थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये है पूरब ऊपर, ठीक है ना, इधर मान लेते हैं हम पश्चिम और इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है ना। ये कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित तो कोई धनावेशित कण, तो धनावेशित कण कोई इधर जा रहा है पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ जा रहा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो उत्तर की तरफ विक्षेपित हो जाता है इधर, ठीक है ना। जब यानी इधर विक्षेपित हुआ है, कण जा रहा था ऐसे, धनावेशित कण इधर जा रहा था, परंतु किसी बल के कारण वो इधर मुड़ जाता है, तो बल की दिशा इधर होगी, और धनावेशित कण जा रहा है इधर, धनावेशित कण की दिशा इधर है। अब विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो देखिए विद्युत धारा की दिशा धनावेशित कण की दिशा के अनुरूप ही मानी जाती है, ठीक है ना। जो आपका विद्युत वाला इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है आपका कौन सा है, वो 11, ठीक है ना। उसमें आपने देखा होगा कि विद्युत धारा की दिशा धनावेशित कण के अनुरूप मानी जाती है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यानी विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ और बल की दिशा इधर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, ऊपरी मुखी होगी, अधोमुखी होगी, दक्षिण की ओर होगी या पूर्व की ओर होगी, तो इसी के अनुसार हम जमाते हैं, ठीक है ना। जैसे इधर पश्चिम है तो यानी इधर है, यानी कोई धनावेशित कण जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर है, ठीक है ना, और बल के कारण वो उत्तर की दिशा की तरफ इधर मुड़ गया, ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब ये तीनों परस्पर लंबवत रखने हमको ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लंबवत रख लिए। तो ये जो ऊपरी मुखी है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है, जैसे पहले कैसे था ऐसे था, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर और विद्युत धारा की दिशा इधर, तो वो बल किधर लगेगा, यानी अंदर की तरफ लगेगा। अब इसको हम ऐसे करें कि यानी ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये पहले निरूपित करें किसको, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ऐसे। तो विद्युत धारा की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, कहां होगी, ऊपर की तरफ। तो आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, ऊपरी मुखी, ठीक है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है दोनों क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र,
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है, ठीक है ना, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो बताना है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या फिर इसके सिरों की ओर आने पर बढ़ता है। अगर भीतर से सिरों पर आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ये कह रहा है बे ऑप्शन, ठीक है ना। स ऑप्शन सभी बिंदुओं पर समान होता है। आप अंदर से सिरों पर आओ या फिर अंदर जाओ, सभी बिंदुओं पर समान होता है। वह इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। अगर सिरों की तरफ जाएंगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो देखिए ये आप ध्यान रखना, जो परिनालिका है इसके अंदर आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना, चाहे सिरों की तरफ जाओ या फिर अंदर की तरफ आओ, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, ठीक है ना। इसलिए आपका सही ऑप्शन राइट रहेगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, परिनालिका के भीतर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, हमारे देश में यानी हमारे भारत देश में, ठीक है ना, विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के मध्य विभवांतर होता है। विद्युन्मय तार जो उदासीन तार होता है इनके बीच कितना विभवांतर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे देश में कितने वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, 260 वोल्ट, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट। तो ये याद रखना हमेशा, हमारे देश में 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। हमारे घरों में कितने वोल्टेज की विद्युत धारा आती है, 220 वोल्ट की विद्युत धारा आती है, ठीक है ना। हमारे भारत के किसी भी कोने में चले जाना 220 वोल्ट की ही विद्युत धारा आती है, ठीक है ना। अगर हम 250 वोल्ट की बात करें तो ये अमेरिका में होता है। अमेरिका में जो घरेलू जो विद्युत परिपथ होते हैं, ठीक है ना, उनमें 250 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हाँ, ठीक है ना। विद्युन्मय तार और उदासीन तारों के बीच कितना विभवांतर होता है अमेरिका में 250 वोल्ट और भारत के अंदर 220 वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ये बताना है। अगर लघु पतन हो जाए, लघु पतन को हम इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। तो लघु पतन बोल लो चाहे शॉर्ट सर्किट बोल लो, एक ही बात है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए ऑप्शन बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी ऑप्शन परिवर्तित नहीं होता है, डी ऑप्शन निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखिए अगर लघु पतन हो जाए, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, अब ये लघु पतन और शॉर्ट सर्किट होता क्या है कि जो ये विद्युन्मय तार होता है और ये उदासीन तार होता है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम विद्युत शॉर्ट सर्किट या फिर हिंदी बोलेंगे लघु पतन, ठीक है ना। जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो विद्युत धारा का मान एकदम बढ़ेगा। क्या होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घर के उपकरण खराब हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर के उपकरण खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दुर्घटना से बचने के लिए घरों में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है ये आपको बताना। उत्तर से दक्षिण होती है या फिर दक्षिण से उत्तर होती है, पूर्व से पश्चिम होती है या फिर पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है ना। तो देखिए जो धारावाही परिनालिका होती है वो छड़ चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है, ठीक है ना। तो चलिए एक धारावाही परिनालिका बना लेते हैं, ठीक है ना। यह एक धारावाही क्या है, परिनालिका है। तो इसके अंदर दो ही पोल होते हैं, ठीक है ना, पोल यानी ध्रुव, दो ही पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है उसको हमें उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और साउथ पोल जो होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं।
अगर आपसे परिनालिका का चित्र बनवा लिया जाए या फिर छड़ चुंबक का चित्र बनवा लिया जाए तो आपको ऐसे बनाना है। धारावाहिक परिनालिका ऐसे बनानी है और छड़ चुंबक आपको ऐसे बनानी है। नॉर्थ पोल हमेशा आपको इधर लिखना है, साउथ पोल हमेशा आपको इधर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। अगर बाहर की बात करें हमें तो बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अगर हम भीतर की बात करें तो भीतर, अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से ऐसे आ रही है तो अब ऐसे ही तो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे निकलेंगे। तो धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। किधर से किधर होती है, अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, तो वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर बाहर की बात करें तो बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पूरा पश्चिम नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं। तो उसमें कण गतिशील होते हैं, तो उन कण जो गतिशील है उनमें क्या मौजूद होता है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु होता है, आयन होता है या प्रोटॉन होता है। तो देखिए उन कणों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, गतिशील कण में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के होती है समान। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर ही विद्युत धारा होगी, या फिर लंबवत, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा ऐसे होगी लंबवत, विपरीत, या फिर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी विपरीत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर मैंने अभी बताया था आपके लिए। अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है या फिर विद्युत धारा की दिशा का पता करना है, जैसे ये चालक तार है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपका सही ऑप्शन राइट रहेगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आपसे धनावेशित कण के बारे में पूछ लिया जाए तो धनावेशित कण की जिधर दिशा होगी उधर ही विद्युत धारा की दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के तो विपरीत होती है विद्युत धारा दिशा। अगर हम धनावेशित कण की दिशा की बात करें तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनावेशित कण की दिशा के अनुरूप ही होती है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट करके रखना। अब आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम रिक्त स्थानों की तरफ गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं ना, सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आपकी कल होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उसके खाली जगह ध्रुव से खाली जगह ध्रुव की ओर होती है। इसके बारे में अभी चर्चा की है कि चुंबक के भीतर की बात हो चाहे परिनालिका के भीतर की बात हो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल लो चाहे चुंबकीय बल रेखाएं बोलो, एक ही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है, भीतर की बात हो रही है, बाहर की नहीं। बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। अगर हम अंदर की बात करेंगे तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दक्षिणी, इस खाली जगह में आएगा दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तो इस खाली जगह में लिखना है उत्तरी ध्रुव। अगर बाहर की बात करें तो इसमें उत्तरी आ जाएगा और इधर आ जाएगा दक्षिणी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विद्युत धारा सदैव खाली जगह क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे ये चालक तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये विद्युत धारा हमेशा क्या उत्पन्न करेगी, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो इस खाली जगह में आएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत धारा सदैव क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
दिक् सूचक एक छोटा खाली जगह होता है। अब इसके बारे में हम नहीं पढ़ा। दिक् सूचक जो होता है एक छोटा चुंबक ही होता है। क्या होता है दिक् सूचक? दिक् सूचक जानते हैं? दिक् सूचक वो होता है जो हमें दिशा का अनुमान बताता है, ठीक है ना। जैसे हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, या फिर पानी के जहाज हो गए, इनमें दिशा का पता नहीं चलता है, परंतु इनमें दिशा कौन बताता है? दिक् सूचक बताता है, ठीक है ना। तो दिक् सूचक एक छोटा चुंबक होता है। ध्यान रखना, दिक् सूचक क्या होता है? एक छोटा चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर एक खाली जगह होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। किसी चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर क्या होता है भैया? चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन, संसूचन मतलब अनुमान लगाया या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम हमारे घर में कितने वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त करते हैं? 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, जो हम 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 HZ होती है, ठीक है। HZ का मतलब हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ध्यान रखना, हमारे भारत देश में कितनी आवृत्ति की विद्युत धारा प्राप्त होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका में 250 वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त होती है घरेलू उपकरणों के लिए, तो उसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। और भारत में 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति खाली जगह है। अगर विद्युत परिपथ में लघुपथन हो जाए, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, विद्युत परिपथ में क्या हो जाए? लघुपथन, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर अति भारण हो जाए। अति भारण मतलब, अति भारण इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है ना। अति भारण हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए, तो क्या होगा भैया? हमारे हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। क्या है? फ्यूज। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं, जो हमारे घर में लगे हुए उपकरणों की रक्षा करता है। कौन? फ्यूज। अब ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिक्त स्थानों की तरफ गमन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट खाली जगह आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो खाली जगह हो सकता है। विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है भैया? ओवरलोडिंग, यानी तारों में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी अति भारण हो सकता है। क्या हो सकता है? अति भारण। अति भारण क्यों होगा? जब ओवरलोडिंग होगा तो विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो चढ़ी हुई रबड़ है वो पिघल जाएगी ओवरलोडिंग की वजह से, और वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे और उससे परिपथ में विद्युत धारा का मान एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताता है, ठीक है ना। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? बल। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम रख दिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पास लिपटे, यानी पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को खाली जगह कहते हैं। ये तो परिनालिका की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? परिनालिका की। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की, विद्युत रोधी होता है तांबे का तार, ठीक है। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो ऐसे खाली जगह में क्या आएगा? परिनालिका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है,
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी वह एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते? बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ और उसके अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो इस खाली जगह में आ जाएगा दिशा। रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से आपकी बोर्ड की एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन आपने शायद पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदेश, हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका होती है तो उनके अनुदेश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं, हमारे शरीर के अंदर दुर्बल आयन धाराएं होती हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदेश ही गमन करती हैं। तो ये दुर्बल आयन जो धाराएं होती हैं ये उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं? तो भैया इसका आपका आंसर होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो दुर्बल आयन धाराएं होती हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदेश गमन करती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमारा शरीर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और ये किस कारण होता है? हमारे शरीर में एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं जिनको हम आवेग बोलते हैं, उनकी वजह से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं, जब हमने कोई गर्म वस्तु छू ली तो हम उस हाथ को तुरंत हटाएंगे। कैसे पता चला? आवेग के द्वारा विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ जिसको हम आवेग बोलते हैं। आवेग वहां तक पहुंचता है और हम उस हाथ को हटा लेते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती हैं। हमारी तंत्रिका कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? उस समय एक विद्युत सिग्नल होता है जिसको हम विद्युत आवेग बोलते हैं, उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? उस पेशी तक पहुंचाया जाता है जहां पर वो गर्म वस्तु हमने छुई है, ठीक है ना। जिसका हमें उपयोग करना है, हमको उपयोग क्या करना है? उस हाथ को हटाना है। कांटा चुभ जाए तो एकदम झटके से हाथ को खींचा जाता है। तो ये विद्युत सिग्नल यानी विद्युत आवेग के द्वारा संपन्न होता है। तो जो ये आवेग होते हैं, ये आवेग कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? ये आवेग जो होते हैं ये विद्युत आवेग कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? माइंड में सेट रखना, यानी अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, स्थायी नहीं अस्थायी। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। ये आवेग कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मानव शरीर के वे दो मुख्य भाग कौन से हैं? ये हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में ऐसे दो मुख्य भाग कौन से हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है? जहां पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भैया वो दो भाग है, एक तो हमारा शरीर का वो अंग है जो अनवरत कार्य करता है, हर वक्त धड़कता है, और दूसरा भाग हमारा वो है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे होगा समझ में, याददाश्त कर सकते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क। तो ये दो भाग हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा, यानी एक तो होगा आपका मस्तिष्क, क्या होगा? मस्तिष्क, दूसरा होगा आपका हृदय। ये दो भाग हैं मानव शरीर के जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 29वां क्वेश्चन। एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। शायद ये आपने सुना है या नहीं सुना है वो तो आपको ही पता है, ठीक है ना। तो देखिए एमआरआई का पूरा नाम, जबकि ये आपके चैप्टर में है,
क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए एम का मतलब होता है मैग्नेटिक। क्या होता है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक हो गया एम का मतलब। आर का मतलब होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। ठीक है। आई का मतलब होता है इमेजिंग। क्या होता है? इमेजिंग। ठीक है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना। ये एमआरआई का पूरा नाम है। अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद। ठीक है ना। और इमेजिंग का मतलब होता है प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन। ठीक है ना। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। हम इंग्लिश में एमआरआई का पूरा नाम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, और इंग्लिश में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपयोग। कि विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो शायद इसका आंसर तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ किया जाता है। विद्युत मोटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विद्युत मोटर में। और कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? विद्युत क्रेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? एमआरआई में भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? अगर किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको जाननी है, ज्ञात करनी है, तो कौन सा नियम लगाओगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाओगे या फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाओगे? तो देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम तो बल की दिशा को, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और धारा की दिशा को बतलाता है। जबकि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या दर्शाता है? किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होगा। कौन सा होगा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? जैसे ये सीधा धारावाही चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। चलिए, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। एक तो धारा की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? धारा की तीव्रता। ठीक है, धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो धारा की तीव्रता यानी धारा की तीव्रता हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये चालक से कितनी दूरी पर है वो बताएगा। ठीक है ना। तो अगर चालक से दूरी ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होगा, दुर्बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है ना। अगर उस चालक के पास की बात करें तो चालक के पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। तो ये तो चालक से दूरी पर निर्भर करेगा। किस पर? चालक से दूरी। ठीक है, इन दो बातों पर निर्भर करता है। चालक से दूरी को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट, धारा की तीव्रता पर निर्भर करती है। सेकंड, चालक से दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका ये चैप्टर था, इसके अंदर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिए हैं। और भी आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है, जैसे क्षण चुंबक का चित्र हो गया, परिनालिका का चित्र हो गया, या फिर कोई पास है उसका चित्र हो गया। तो ये चित्रों को आप कवर कर लेना आप स्वयं के स्तर से। मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए हैं जिनका आपको अनुमान नहीं था।
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर आपका समाप्त होता है और अपने स्तर पे भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। अपने स्तर पर ये क्वेश्चन है के अलावा भी आपको अपने स्तर पर भी तैयार कर लेना है, जो मैंने बोला वो कर लेना, ठीक है ना। फ्लेमिंग का वामावर्त नियम, दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम, ये आप कर लेना, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है वो कर लेना। वैसे मैंने सब कुछ इस चैनल पर पढ़ा रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है ना, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, कंजूसी नहीं दिखाना, आपको पैसे नहीं लग रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यानी कल मिलेंगे हमें 21 मार्च के दिन आपके साइंस के पेपर का सॉल्यूशन लेकर, पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे हम, इसी बोर्ड पर मिलेंगे, ठीक है ना कल। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। पेपर को बहुत अच्छे करके आना, ठीक है।